So we'll be revising all the concepts of electromagnetic induction and alternating current over here. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है बताओ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। Yes. और जो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या बोलते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन सच अ मैनर that it opposes the cause which is producing it. So this was the first concept. उसमें फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थे। वो क्या बोलता था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन सच ए मैनर दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, फर्स्ट। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, फाई के साथ इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? फाई इक्वल BA cos theta. BA cos ए theta. कॉस थीटा, वेरी गुड। बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा। और अगर हम फ्लक्स के एसआई यूनिट्स की बात करें तो फ्लक्स के एसआई यूनिट्स होते हैं वेबर, Weber. और इसके सीजीएस यूनिट्स होते हैं मैक्सवेल। एंड वन वेबर इज हाउ मेनी मैक्सवेल्स? 10 raised to power 8। वन 8. वेबर इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ मैक्सवेल्स। ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which is passing from a particular area when the area is held perpendicular to it. Number of magnetic field lines which is crossing a particular area when the area is held perpendicular to it. And the SI units of magnetic flux is Webers, and CGS unit is Maxwell, and 1 Weber is equal to 10⁸ Maxwells. ठीक हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, फिर उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। हम बोल देते हैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ लिख देते हैं हम E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या है बेटे? Change in flux. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना। अगर हम चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे तो वो तो सिर्फ डी फाई हो गया ना। तो डी फाई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और n हमारे पास क्या है? n इज नंबर ऑफ Number of turns. In the टर्न्स। coil. ठीक है। अब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई है, मतलब अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हुई है, तो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होगा। Yes, sir. और जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल्स टू ई अपॉन R. R. और ई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? आर। आर इज द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर उसके बाद इंड्यूस करंट भी हमने निकाल लिया। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा रिलेशनशिप था यहाँ पे? वो रिलेशनशिप था मोशनल ईएमएफ का, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है बेटे उसका फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू BLV. BLV, where B is the magnetic field, L is the length of the conductor and V is the velocity. Velocity. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है it should be perpendicular to the length, it should be perpendicular to the velocity vector. So all three should be mutually perpendicular. वो हमारे पास होगा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला which is B into L into V. ठीक? Yes, sir. Okay, so next concept is we have to evaluate the direction of the induced current, we have rule MBI, which is known as Fleming's right hand rule। यही बोलते हैं ना उसको, Fleming's right hand rule। And according to Fleming's right hand rule, we have this is the orientation. We have motion of the conductor. This middle finger is the magnetic field. Forefinger, sorry, represents the magnetic field, and middle finger represents the induced current, MBI। M से क्या है हमारे पास? M is motion of the conductor, P से क्या है? Magnetic field. Magnetic field, and I is what? I is Induced current. ओके, इंड्यूस्ड करंट। तो ये रिलेशनशिप हो गया। देन वी हैव पार। पार का रिलेशनशिप, अगर हम पार की बात करें सो वी हैव आई स्क्वायर इंटू आर।
or we can say that E square upon R, where E is what? Motional EMF. Motional EMF को हम बोल देते हैं B into L into V. इसका कर देंगे whole square divided by R. So that becomes B square L square V square upon R. ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ये सब कुछ लर्न करते जाना है, हमने सब कुछ लिखा हुआ है, सब मिला हुआ है तुमको, फॉर्मूलाज की लिस्ट भी सब कंपाइल किया हुआ है हमने. तो पार इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपन आर. उसके बाद कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास इसमें, बोलो ईएमआई में? Motional EFM is rotating bar. रोटेटिंग रॉड, दैट इज रोटेटिंग रॉड. क्या होता है फॉर्मूला उसका? B omega L square upon 2. हाँ, इट इज ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2. Here B is what? B is the magnetic field, omega is the angular frequency, L is the length of the rod, and E is what? E is the EMF which is induced. So omega is angular velocity or frequency. Angular velocity, angular frequency, one and the same thing. अच्छा, okay. दोनों का फॉर्मूला ना बेटे यही होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 2 पाई pi अपॉन, है. ठीक. दैट इज 2 पाई इनटू एफ. Yes. चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था? Principle of AC generator. प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर. वो हमारे पास क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. लेकिन फाई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा. थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. सो वी हैव ई इक्वल्स टू माइनस एन डी अपॉन डी टी ऑफ, अंदर आ जाएगा मेरे पास बी इंटू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. So we have n into b into a. Now what is the differentiation of cos theta? Minus sin theta. Minus sin theta. Minus minus becomes plus. So this is omega into sine of omega t. And this NBA omega is known as E naught. So the EMF comes out to be equal to E naught into sine of omega t. That's the case. Right? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Self inductance. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस. फॉर्मूला होता है उसका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, L. where n is number of turns, then we have a is area of cross section, and L is the length of inductor. Length of inductor. Then we have the relationship between phi and L also. Phi equals to L Li. into I. Phi equals to L into I. And we know that E equals to minus d phi upon dt. So substituting the value over here, phi equals to Li, we get minus d upon dt of L into I. So we have minus L di upon dt. So this is also induced EMF which is generated across the ends of the inductor. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we have a next relationship which is mutual inductance, which is given as mu naught into N1 into N2 into A upon L, and phi it is equal to M into I. Yes, sir. So mutual inductance is when the current is actually flowing in one of the conductor and induced current is generated in another inductor which is placed in vicinity to it. Right? Yes, sir. Okay, then we have next relationship which is K, is known as coefficient of coupling, which is known as M upon under root of L1 L2. M is what?
M is mutual inductance, and L1, L2 is what? L1 and L2 are the self-inductances. Then K is known as coefficient of coupling, right? Clear है बेटे? Yes, sir. Coefficient of coupling m upon root of L1 L2. Then we have transformers also, है ना? Transformers का भी इसी में हमने पढ़ा. Yes, EP upon ES is ES equal to, NP upon NS equals to IS upon IP. very good, equals to IS upon IP. IS upon IP is what? Current in the secondary upon current in the primary. Time. So this is the relationship which is used in the case of the transformer. Another parameter which is also used is efficiency of the transformer. Yes. Efficiency of the transformer is Output output upon input input into into 100. 100. Efficiency of the transformer, output upon input into 100. Right? Then we have eddy currents also over here. The concept of eddy current is that if a conductor is placed in a magnetic field, so there are some unwanted whirlpool-like currents which are generated inside the conductor, and those unwanted currents are known as eddy currents. Though we have utilized eddy currents also in the case of induction chula, एनर्जी मीटर्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जिसमें हम डैम्प्ड गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, उसमें भी हमने इसमें इंडक्शन चूलाज और ये सब कुछ एडी करंट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, Yes, sir. लग गया पता? और कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? I think एनर्जी का भी था हाफ LI स्क्वायर और हाफ हाफ एल आई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है. इट इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर. इट इज गिवन बाय द रिलेशनशिप हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर. और एक ना बेटे, एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड वो होती है हाफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. Mu naught is magnetic permeability having the value of 4 pi into 10 raised to power minus 7. क्लियर यहाँ तक? तो यही थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट्स. Yes, sir. अच्छा, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है वो तुमने राइट हैंड थंब रूल से निकालनी है इनटू द वेन ऑफ द पेपर. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट था इसमें, जिसमें हमने क्वेश्चंस किए थे कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होगा. मतलब इंड्यूस करंट इज ऑलवेज जनरेटेड इन सच अ मैनर that it will oppose the cause which is producing it. So this is the property of the inductance also, and this is the principle of the generation of the induced current also. Is this clear? एक्सक्यूज मी सर. सर आप एक बार डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बता दोगे, मतलब करवा दोगे डायरेक्शन एक बार? में एक एग्जांपल ले लेते हैं. अभी अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे. डायरेक्शन में एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे भी हैव नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और ये जो मैग्नेट है ये कॉइल के पास आ रही है. दिस इज द कॉइल, कॉइल के पास आ रही है. तो जब ये कॉइल के पास आ रही है तो ऑब्वियसली इस कॉइल में इंड्यूस करंट विल बी जनरेटेड इन सच अ मैनर कि वो इस मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देगी. उसके लिए कॉइल के अंदर तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर फेस में नॉर्थ पोल ही बनना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होती है? रिपल्शन. Repulsion. सो नॉर्थ पोल अगर बनना है तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. So this is in anti-clockwise direction. The only concept is which is the crux point. Understand the crux point. It will actually oppose the cause which is producing it. So whatever be the cause, whether it is the increase of current or decrease of the current, it will produce and induce EMF in the opposite manner. Is this clear? यस सर. Yes, sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे डाउट्स हुए, मतलब सब कुछ पॉइंट्स हमने रिवाइज कर लिए बेटे. Yes, sir. और कुछ तो नहीं है इसमें इंड्यूस ईएमएफ. अच्छा, एडी करंट्स के वो जो लॉसेस हैं, ट्रांसफार्मर के लॉसेस, वो भी तुमको पता ही होगा. हिस्टेरिसिस का लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज होती है,
देन एफिशिएंसी का लॉस होता है, प्रॉपर कपलिंग नहीं हो पाती, मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन भी होता है। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन होता है हमिंग नॉइस विच इज जनरेटेड ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो वो हमारे पास हमिंग नॉइस जनरेट होती है। तो फटाफट से ना हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सैम्पल पेपर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो बेटे, फटाफट से मुझे बताते जाना आंसर। So magnetic field of 3 into 10 raised to power 6 Tesla is passing through a surface normally if the area of the surface is 10 raised to power 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन द फ्लक्स थ्रू द सर्फेसेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का, बताओ फटाफट से। बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 90 90 90 डिग्री, गलत ये बात। कॉस ना जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो हो हो जाएगा जाएगा ना, तो 1 हो थीटा जाएगा। जीरो हो जाएगा, बिल्कुल cos जीरो 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, 3 इंटू 10 टेस्ला। देन वी हैव एरिया, 10 इफ द raised to एरिया power इज 10 10 टू सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना है, इंटू 10 -4 कर देंगे ना। यस सर। फटाफट से बताओ क्या आंसर आता है। ए बी सी सर बी ऑप्शन। बी बी ऑप्शन इज द बी करेक्ट ऑप्शन। आंसर। और क्योंकि हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स के जो यूनिट्स वेबर्स ही होते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 says an electron moving in a straight line is as shown below. A circular coil ABCD is placed adjacent to the path of the electron. The direction of induced current is, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे ABCD कॉइल बना दी उसने। तो ऑप्शंस तुमको ये चार दे रहा है वो। इट इज ADCB इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। B option, it is in the opposite direction as the electron goes past the coil. Achha, we have two types of currents. One is conventional current and second is electronic current. Conventional current is due to the flow of the positive charges, whereas electronic current is due to the flow of the negative charges, or we can say that electrons. Generally, we consider the direction of conventional current only. If we have to consider the electronic current, its direction will be opposite. Understood or not? यस सर, तो फिर इसका आंसर बी क्यों हो सकता है? लाइक बी इज बॉम्बे द, है वो पता है बेटे, बी है बी, बॉम्बे है आंसर तो। आंसर बी है, बट करंट फिर एबीसीडी के उसमें फ्लो करेगा ना, एबीसीडी। करंट देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है, तो अगर करंट इलेक्ट्रॉन नहीं इस तरफ ऑपोजिट जा रहा है तो करंट डायरेक्शन। लेफ्ट साइड पे जाएगा। यस तो सर। अगर करंट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो राइट हैंड रूल लगाओ, ये क्या आ गया, इनटू द प्लेन ऑफ द वेपर। यस सर। अगर इनटू द प्लेन ऑफ द वेपर आ गया तो इंड्यूस करंट ऐसे जनरेट होगा कि वो होना चाहिए आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर में एबीसीडी हुआ ना बेटे। सर तो फिर आंसर वो भी नहीं है मतलब। एबीसीडी, एबीसीडी बेटे, एडीसीबी लिखा है यहाँ पे, द लास्ट एबीसीडी। ऑप्शन। अच्छा हाँ, एबीसीडी हो सकता है आंसर, ठीक है, ओके हो यस सर। सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से। A metallic rod moves in a uniform magnetic field. Velocity of the rod is perpendicular to the direction of magnetic field across the length of the rod. Select the correct statement from the following. जल्दी से बताओ ABCD कौन सा आंसर होगा। बेटे इतना टाइम, एक मेटेलिक रॉड है, मतलब कंडक्टिंग रॉड है, जिसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया, तो जाहिर सी बात है उस कंडक्टिंग रॉड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। उस कंडक्टिंग रॉड के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा या मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यस सर। मोशनल ईएमएफ मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, यस सर। और अगर वोल्टेज प्रोड्यूस हुई इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। यस सर। तो कौन सी ऑप्शन आंसर है एबीसीडी में से? बी। बी। बी बार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो थर्ड का बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन। rectangular coil
Rectangular loop having a constant speed v is traversing along a magnetic field of certain thickness d. The graph between points x, between position x of the right hand edge of the loop and the induced EMF will be. बताओ भाई. सर बी ऑप्शन. बी ऑप्शन कैसे? माइनस सर मैं हम्म? सर मैंने ना सैम्पल पेपर में देखा था ऐसा क्वेश्चन. ये आंसर तो आपने ठीक बोला, बी ऑप्शन, लेकिन कैसे? सर वो फॉर्मूला होता है ना माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो जब वो नेगेटिव होगा मतलब सो जब वो E is equal, पॉजिटिव होगा तो वो बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव वाली साइड में बिल्कुल ठीक है रहेगा. बेटे, बिल्कुल Yes, ठीक है. E is equal to माइनस डी फाइव ऑन डी टी और फाइव इक्वल्स टू तुम B इंटू ए अगर पुट करोगे तो A की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, उसको तुम लिखोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो yes, A इंटू एक्स. ठीक है, तो एक yes, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी. पहले तो तुम्हारे पास जब ये लूप है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, और क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस बी एल भी होता है तो वो नेगेटिव साइड पे ऐसे जनरेट हो गया. फिर जब ये लूप बिल्कुल ही अंदर चला गया, अब तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अब एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, तो अब जो तुम्हारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाएगा. फिर उसके बाद जब फिर से वो बाहर आएगा तो फिर से तुम्हारे पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एज कम्पेयर टू द इनिशियल डायरेक्शन. सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नाउ. क्वेश्चन फिफ्थ फटाफट से बताओ. Figure shows a rectangular conducting loop PQRS in which arm RS of length L is movable. ये जो RS है it is movable. The loop is kept in a uniform magnetic field B directed downwards perpendicular to the plane of the loop. The arm RS is moved with a uniform speed V. Then the power distributed by heat is. बताओ बेटे. सर ए ऑप्शन. A option is the correct answer. yes. क्यों? क्योंकि जो पार का रिलेशनशिप होता है वो तुम लिख सकते हो ई स्क्वायर अपॉन आर, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला इज बी एल वी. सो वी हैव बी इंटू एल इंटू वी का होल स्क्वायर कर दिया हमने डिवाइडेड बाय आर, सो दैट इज द पावर जनरेशन. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ. मुझे ना एंड में बताना है कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक थे. सिक्स्थ. Current in the coil changes from 8 amperes to 2 amperes. मतलब ये जो चेंज इन करंट है तुम्हारे पास डी आई की वैल्यू है. डी आई की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 6. और इन 3 × 10⁻⁻² मतलब जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 × 10⁻². द इंड्यूस्ड EMF जनरेटेड इन द कॉइल इज 2 वोल्ट्स, मतलब EMF की वैल्यू दे दी उसने 2 वोल्ट्स. तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ जल्दी से. equals to minus L into di upon dt. वेरी गुड. माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. ई की वैल्यू दी हुई है आपको, डी आई अपॉन डी टी भी दिया हुआ है, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है एल. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है ना तुमने, वो मिली हेनरी में निकालनी है. मिली हेनरी. ऐसी ऑप्शंस अगर क्वेश्चन में ना ऐसी चीज़ों को ना अंडरलाइन कर लिया करो. मिली हेनरी. One, yeah. One, क्या आंसर आ रहा है? one. सिक्स का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सिक्स का 1 आ रहा है? आ रहा है मेरा तो. नहीं, 10 आएगा आंसर. 10⁻²² आ रहा है, तो उसको जब हम मिली में So करेंगे तो वो 10 होगा. सो 10 इज द करेक्ट आंसर. 10 into 10⁻³ ओ अच्छा, हाँ ठीक है. ओ अच्छा, पता लग गया. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 11th. सो 11th नहीं, सॉरी 7th. So then we have question number 7th. लो जी. Current I in a coil varies with the time as shown in the figure. The variation of induced EMF with time would be represented by. ये ऑप्शंस दी हुई है तुमको. यहाँ पे करंट है और टाइम के बीच में ग्राफ है, और तुम्हारे पास ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ तुमसे पूछा है. C.
C option is the correct answer. C option is the correct answer क्योंकि हमारे पास EMF की वैल्यू क्या होती है? It is equal to minus L di upon dt. Yes. So we just need to calculate the slope of this graph, and during this interval the slope remains constant, and if the slope remains constant we have the negative sign. Obviously this part between 0 to t by 4, it will represent the constant value like this, and then in this region the slope is 0, and then again the slope is positive like this. So C option is the correct answer. ठीक. So Yes. very good. क्वेश्चन नंबर 8. बहुत बार ये क्वेश्चन किया है हमने. Sir, B option. Choke coil. चोक कॉइल. तुम्हें मैंने बताया था कि जो ट्यूबलाइट्स होती हैं आजकल तो एलईडी ट्यूब्स आ गए, आजकल तो रिप्लेस ही हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. लेकिन पहले जो ट्यूबलाइट्स होती थी उसमें चोक यूज होती थी, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर. क्लियर? सो 8th का बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. चोक कॉइल. अच्छा, कैपेसिटर बैंक क्या होता है? कैपेसिटर बैंक क्या होता है? Combination of capacitors. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कहाँ पे मिले तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? बेटे जो तुम्हारी इन्वर्टर्स होती हैं Generator, बैटरीज, inverter, yes sir, उसमें. हाँ वो कैपेसिटी बैंक की है एक तरीके से. अच्छा, रियोस्टैट. रियोस्टैट क्या होता है? Variable resistance. वेरिएबल रेजिस्टेंस. थर्मोस्टैट क्या होता है? Negative and positive होता था इसमें एक. हाँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और Yes. पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. तुमको बताया था थर्मोस्टैट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल गीजर्स इन योर Geyser. हाउस होल्ड, है ना? वो जो Yes. सेंसर होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोस्टैट्स. 9th. So 9th question. An inductor of length L is cut into 3 equal pieces and joined in parallel in the circuit. The ratio of L by L dash. बहुत आसान. इंडक्टर को तुमने 3 इक्वल पीसेस में कट कर दिया, मतलब हर एक पीस की इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 1/3. 1/3. मतलब अगर L थी तो L/3 हो जाएगी. Yes sir. फिर तुमने उसको पैरेलल में लगा दिया. 3 + 3 + 3 हो जाएगा वो, क्योंकि 1/3 + 1/3 अपॉन कर देंगे 1 के. तो L/9 हो गया. Yes. L/9 आ जाएगा, है ना? तो आंसर क्या होगा? L अपॉन L डैश. L अपॉन L डैश, L ऐसे ही है, और L डैश को तुमने बोला L/9, 9 ऊपर चला गया, L से L कैंसर हो गया. C व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, और sir. क्वेश्चंस हो रहे हैं. Yes sir. Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10th बताओ. ध्यान से सोचना है 10th ना. An inductor will work properly. अच्छा, एक बात बताओ. You have studied inductor and capacitor in which chapter? AC. EMI AC, है ना? So A, B, C and D option. Out of the 4, which option represent an AC? C option. B C option. So which option is the correct one? C. C option is the correct answer. भाई Hmm. इंडक्टर और कैपेसिटर्स का तो रोल ही ऑल्टरनेटिंग करंट में आया था. तुम अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज थोड़ी होगा. ठीक है. 10th का C. और इंडक्टर के केस में मुझे ये बताओ कि करंट लीड करता है कि लैग करता है? Lead. Lag. करंट लीड किसने बोला? मुझे बताओ. Yeah. यस, सिया ने बोला. सिया ऐसे करके ना, ऐसे करो. सर नो सर, मैंने बोला ही नहीं कुछ, मैं तो म्यूट पे हूँ अभी काफी अच्छा, देर से. हाँ, मानेगा कोई थोड़ी है. चलो कोई बात नहीं. 10th का C. 11th का. 11th बताओ आंसर. All of the D above. option. All All of of the above. ऑल ऑफ द अबव, है ना? A B C D में से D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 12th. सर अगर नेचर ऑफ मटेरियल उसमें कोई और गिवन होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, तो हम म्यू नॉट नहीं लेते कि वो भी लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटे. अगर म्यू आर, अगर कोई मीडियम होता है तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो म्यू जाता नॉट है. हो जाएगा. ठीक है ठीक है. अच्छा, 12th. एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक के केस में यही होती है तो हमें पता है.
देन एनर्जी स्टोर्ड बाय द सोलेनॉइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। बोलो जल्दी से, महक बता देगी, नहीं तो महक, महक है क्लास में या नहीं है? Yes, sir. महक बताओ बेटे आंसर 12th का। ओ देखो इधर, देखो देखो टाइम आप, एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है। यस सर। एनर्जी डेंसिटी तुमको दी हुई है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये दी हुई है बेटे। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ए इंटू एल। सो ए इंटू एल, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. So that is question number 12th. Then we have question number 13th. Assertion reason शुरू हो गए। 13th question. डी ऑप्शन। 13th का डी ऑप्शन कैसे? लेंस लॉ वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो फॉल्स हो गया ना बेटे, यस सर। because Lenz's law is in accordance with the conservation of energy. It do not, in fact, any law in the nature cannot violate the law of conservation of energy. कोई भी law violate नहीं कर सकता। अच्छा दूसरा, induced EMF do not oppose the change in magnetic flux responsible for its production. रीजन क्या है? इट्स Induced EMF do not oppose the रॉन्ग। change, it opposes the change ना। यस सर। तो स्टार्ट में ही किया था कि induced EMF is generated in such a manner that it opposes the cause which is generating it. So D option is the correct answer. Then we have question number 14th. फटाफट से 14th। बी ऑप्शन। हाँ, डी। बी, बॉम्बे। Bombay is the correct answer. Very good. Eddy currents, which are unwanted currents, they are produced in any metallic conductor when magnetic flux is changed around it. बिल्कुल ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमिन्स द फ्लो ऑफ द चार्ज। तो ये जो रीजन है ये करेक्ट है या नहीं है? नहीं है। रीजन इज, नहीं नहीं, रीजन भी करेक्ट है। Sir, reason is true, but correct explanation नहीं हाँ है. करेक्ट हाँ। एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ना। यस। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वही तो फ्लो ऑफ चार्ज को की डायरेक्शन को डिसाइड करता है बेसिकली। यस सर, बट हाँ उसका रीजन नहीं है, रीजन उसका रीजन नहीं है। 15th, 15th का बताओ क्या आंसर है? ए ऑप्शन। Acceleration of a magnet which is falling through a solenoid decreases. Reason, the induced current produced in the circuit always flow in such a direction that it opposes the change that produced it. बिल्कुल ठीक है। So assertion is also correct and reason is the correct explanation. है ना, अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वही प्रिंसिपल आई जा रहा है कि इंड्यूस करंट जो है वो इट विल बी जनरेटेड इन सच अ मैनर दैट इट विल Oppose the cause that is producing it. oppose the cause which is producing it। तो ठीक हो गया, EMI खत्म हो गया Yes, sir. है ना, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम करते हैं एसी की बात। एसी, एसी कहाँ है एसी? चलो जी, एसी के कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट। पहला, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आई आर एम एस इज इक्वल टू I naught upon root 2. आई नॉट अपॉन रूट टू। उसके बाद आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई, 1 pi. है ना। सेकेंड, ई आर एम एस भी ऐसे ही होता है। सेकेंड ई नॉट अपॉन रूट टू। वही सेम ही हो जाएगा, उसको नहीं मैं लिख रहा, वो तो ऑब्वियसली है। ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू एंड ई एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन पाई। अच्छा फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है
E equals to E naught sin omega t. Yes, sir. Then we have I equals to I naught Not sin omega t. omega t plus phi, है Yes, ना? sir. And phi equals to minus pi by 2 in the case of inductors, whereas phi equals to pi by 2 in the case of Capacitor. capacitors. Third question, third point क्या था? P average is equal to ERMS into IRMS into cos of phi. cos of phi. ERMS into IRMS into cos of phi. Then fourth point is cos of phi is equal to R upon Z. Then we have impedance triangle, we have phi. So here we have R. R, here we have Z, and this is Root XC of. minus XL, Yes. है ना? So tan of phi is equal to XC minus XL upon R. R. Fifth, then we have P average is equal to 0 for Inductors. Inductors. And capacitance. capacitors, right? So fifth point भी हो गया. Sixth point क्या था इसमें? Growth and decay. Growth and decay of current. I equals to I naught 1 minus 1 minus e raised to power minus t upon tau. tau. और decay में क्या है? I equals to I naught into e raised to E power minus. minus Yes. t upon tau. Where tau is T upon. Wait. L upon R. Yes. tau is L upon R, and for the RC circuit it is tau equals to RC, Yes. है ना? ये याद रखना है तुमने. टाइम कांस्टेंट पूछ लेते हैं वो तो रेजिस्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म हो गया काम. सेवेंथ कौन सा पॉइंट है? क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बताओ, मान जाऊंगा मैं तुमको. बोलो क्वालिटी फैक्टर. तो आपने लिखवाया था. ओह 1 upon R under root L upon C. ये बेटे फॉर्मूला हो गया क्वालिटी फैक्टर का, ओमेगा एल अपॉन आर या फिर 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी, या फिर क्वालिटी फैक्टर का जो तुमने फॉर्मूला याद रखना है ना, वो ये याद रखना है कि इट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना है तुमने. रेजोनेंट सेंट्रल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी विच इज डेल्टा एफ, मतलब एफ आर अपॉन डेल्टा एफ. ये किसने बोला था? आपने लिखवाया था? ये किसने बोला था? सिया. नो सर. चलो गलती हो जाती है इंसान. ठीक है. एफ आर ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हमारे पास? डेल्टा एफ बैंडविड्थ. ये क्या है? क्यों क्या है हमारे पास? क्वालिटी फैक्टर. तो बेटे ये तो सबको याद रखता है ओमेगा एल अपॉन आर, लेकिन ये नहीं याद रहता रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन डेल्टा एफ. ये तुमने याद रखना है, ठीक? अच्छा, तो अब एट्थ करते हैं हम. एट्थ पॉइंट बताओ कौन सा था इसमें? और एक फॉर्म फैक्टर भी था 1.1. बिल्कुल ठीक है. फॉर्म फैक्टर एफ एफ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये वैल्यू क्या होती है इसकी? 1.11. ठीक है. देन वी हैव नाइन्थ है इम्पिडेंस जेड नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा ये? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर. उसके बाद 10th जो एक्स सी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा सी. 1 अपॉन ओमेगा सी. एक्सएल की वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू ओमेगा एल. फिर वी हैव 11th पॉइंट. 11th पॉइंट में क्या है? इंडक्टर किसको पास करता है? डीसी. इंडक्टर पासेस दी डीसी. And blocks AC. टिक लगा दिया. एसी के क्रॉस लगा दिया. और कैपेसिटर AC को पास कर. एंड डीसी को क्रॉस. कैपेसिटर एसी को पास करता है और डीसी को
नहीं Log करते। ठीक है, सो 12th भी हो गया। फिर उसके बाद रेजोनेंस। रेजोनेंस 13th। रेजोनेंस में XC को हम किसके इक्वल कर देते हैं, XL के इक्वल। 1 upon omega C is equal to omega L. Then we have omega square is equal to 1 upon LC. So omega is equal to 1 upon under root of LC. LC अच्छा, फिर 14th, अगर RL सर्किट हो तो Z नेट क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ R स्क्वायर प्लस R square plus omega L का square. L का होल स्क्वायर। यस। देन वी हैव 15 पॉइंट, अगर RC सर्किट हो तो R square plus XC का whole square. Under root. नेट हो जाएगा इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अच्छा, 16th, आरएलसी। अगर RLC सर्किट हो तो वो तो हमने लिख ही लिया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस। फिर ना अगर RLC पैरेलल सर्किट हो तो पैरेलल, उसमें हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन जेड नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट 1 अपॉन जेड नेट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes sir ये क्या होगा, RLC पैरेलल सर्किट। R क्या है हमारे पास, R इज Resistance, L inductance, and C capacitance. C कैपेसिटेंस। वेरी गुड। यस। अच्छा, और कोई पॉइंट? 17th। नो सर। बस खत्म, यही था इजी। यस सर। ऑल्टरनेटिंग करंट AC में और तो कुछ नहीं है, बार फैक्टर हो गया, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z लिख लिया तुमने। अच्छा, वो लीड और लैग का तो सबको पता है ना, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के अगर फेजेस आ जाए तो तुम पहचान लोगे ना ऑप्शन में से। यस। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ AC। वी हैव ऑल्टरनेटिंग करंट। चलो जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताओगे। सी। For which value of angular frequency the current is not alternating in nature? Obviously when omega equals to 0, because omega equals to 0 represents the direct current. So very good, so option is C. Clear सभी को? यस। So second का बताओ जल्दी से। Ratio of average value of AC to the peak value of AC is? C option C option। C option तो गलत है बेटे। एक बात बताओ, अभी हम करके हटे हैं, जो एवरेज वैल्यू होती है 2I0 अपॉन पाई। 2I0 अपॉन पाई होती है, तो वो पी। पीक वैल्यू के साथ रेशियो पूछ रहा है, मतलब आई एवरेज अपॉन आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है वो तुमसे, तो वो क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। A तो option. A option हो जाएगी A option. ऑप्शन हो जाएगी ना। वेरी गुड, सो थर्ड थर्ड क्वेश्चन नाउ। अच्छा, तुमने मुझे EMI में बताया नहीं, तुमने कितने क्वेश्चन से सही किए थे? सर टोटल नहीं बता, बट 2 रॉन्ग हुए थे। 2 रॉन्ग हुए थे, मतलब 13 हो गया बेटे, है ना? 15 किए थे हमने। 3 थे ना बेटे, यस सर। 2 गलत हुए तो 13 हो गया ना बेटे। 13। अच्छा, थर्ड बताओ अब। थर्ड थर्ड थर्ड, इतनी बार ये क्वेश्चन किया हुआ है ना, इतनी बार। B option. Sir, B option. बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। जब तुम ओमेगा को इंक्रीज करते हो, कहानी क्या है, ओमेगा इंक्रीज करते हो तो XC की वैल्यू 1/ओमेगा C होती है। ओमेगा इंक्रीज किया तो XC डिक्रीज हो जाएगा, और अगर XC डिक्रीज हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इंक्रीज, तो बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। यस। ठीक है। अच्छा, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, RMS वैल्यू ऑफ करंट। कैपेसिटर है,
डी ऑप्शन। फोर्थ का आंसर है दिल्ली की बॉम्बे? दिल्ली। दिल्ली इज द रॉन्ग आंसर। Sir, A option. फोर्थ का क्या है? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे करना था देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट निकालना था। क्या हो गया तुमको? आई तो आर एम एस। 200 डिवाइड बाय रूट 2 कर देंगे। आई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस अपॉन। रूट 2। अच्छा, आई आर एम एस ई आर एम एस अपॉन रूट टू। वेरी गुड, बहुत अच्छा फॉर्मूला। यार कहाँ से सीखा ये फॉर्मूला? ERMS upon ZNet, मतलब C. एक्सी। एक्सी आएगा ना बेटे। यहाँ पे तो सिर्फ कैपेसिटर की बात हो रही है ना। यस सर। तो ई आर एम एस होता है ई नॉट अपॉन रूट टू। ई नॉट है हमारे पास 200, रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू करेंगे तो 200 ही आ गया सिर्फ। डिवाइडेड बाई एक्सी करेंगे। एक्सी की वैल्यू निकाल लो। एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज 100। ओमेगा इज 100 साइन ओमेगा टी के साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इज 100। हम्म। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस क्या दी हुई है? 1 माइक्रोफैरड। सो वन -6. माइक्रोफैरड इज 1 इंटू 10⁻⁻⁶। ये -6 और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ऊपर चला गया तो 10⁻⁴ हो गया। अच्छा, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200/10⁻⁴ 200/10⁻⁻। 10 इंटू 10⁻³ लिख दूँ इसको? यस सर। ये कट गया तो ये क्या आ गया? 20 मिली एम्पियर्स नहीं आ गया? यस सर। So 20 milliamperes is the correct answer. Is this clear? Am I clear to all? यस सर। Chalo. So question number fifth. फिफ्थ बताओ फिर, शाबाश। ये मैं रेज कर दूं? नोट कर लिया ये? यस सर। चलो फिफ्थ देखते हैं कौन पहले बताता है। क्या हो गया? इतना टाइम कैसे लग गया? बी बॉम्बे। फिफ्थ का नहीं, बॉम्बे तो नहीं है भैया, दोबारा सोचो। हम्म। दिल्ली तो नहीं है। In an AC circuit, नहीं, fifth है, inductors or resistors connected in series within an AC source. Choose the correct statement from the following. The current across the Sir, A resistor. option. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया तुमको? और रेजिस्टर के क्रॉस करंट लीड करेगा, इंडक्टर में लैग नहीं करता। तो सर बी ऑप्शन में तो वही कह रहा है कि लैग करेगा π/2 से। बी ऑप्शन में कहता है द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड। अच्छा। ओह अच्छा, सॉरी। अक्रॉस द रेजिस्टेंस इट लैग्स बिहाइंड। नहीं नहीं। है ना? ये कैसे? ये दिस इज रियली रॉन्ग मिलॉट। है ना? तो फिफ्थ का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। In the case of inductor, capacitor, and resistor, the only thing is in the resistor there is no lead and lag, whereas in the case of capacitor there is a lead. That current leads the voltage, whereas in the case of the inductor the current lags the voltage by a phase difference of π/2. Clear यहाँ तक? लेकिन सर इसमें फिर ए ऑप्शन में तो वो कह रहा है कि अक्रॉस द रेजिस्टेंस लीड्स। नहीं, current across the resistance leads the current across the inductance by π/2। हाँ, जो करंट है इंडक्टर के क्रॉस तो करंट इंडक्टर के क्रॉस क्या करता है? लैग करता है ना। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वो रीड करा रहा है ना। और रेजिस्टेंस के क्रॉस लीड करा रहा है वो। यस सर। तो तो ठीक। इंडक्टर का तो लैग ही हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स करो अब। हाँ जी, सिक्स क्वेश्चन। A resistor draws power P
When connected to an AC, if an inductance is connected in series with the resistance, the new impedance becomes Z. The part drawn will be. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, A B C D, कौन सा लगता है आपको? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. सो 4 ऑप्शंस, बताओ बताओ। KBC, बताओ क्या आंसर है? 50-50. सर चॉइस तो दो ना। Sir, 50-50. 50-50, ऐसे चलो ठीक है, 50-50 कर लेते हैं। C और D के बीच में। Sir, D. experts advice. हाँ? Experts advice. नहीं नहीं नहीं, पहले अपने आप बताओ ना, तुम ट्राई तो करो। D option. D ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ C और D के बीच में तुम्हारे पास आंसर है, A और B एलिमिनेट कर दी मैंने। तो वो हम D बोल रहे हैं, दिल्ली. यस दिल्ली बोल रहे हो? पक्का दिल्ली? यस। चलो देख लेते हैं अभी सॉल्व करके कौन सा आंसर। C लग रहा है मेरे को. ठीक है, देख लेते हैं अभी। देखो, कहते हैं रेजिस्टेंस ड्रॉस पार P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC। मतलब जब वो रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है तो उसकी पार कितनी है? P है ना? तो जब रेजिस्टर का क्रॉस होता है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है? ERMS IRMS का. RMS. आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कर दूं सीधा। रेजिस्टर का क्रॉस तो इतना ही होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। Yes. Yes. अच्छा, कहता है इफ एन इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस द न्यू इंपेडेंस बिकम्स Z। अब पार निकालनी है हमने। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। समझ में आ Fine. गया भाई? यस। अच्छा, सो इट इज इक्वल टू ERMS, IRMS को मैं लिख लेता हूँ ERMS अपॉन Z। अब मेरे को Z करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने इंडक्टेंस ऐड कर दी। इंडक्टेंस ऐड कर दी तो अब मेरे पास तो इम्पिडेंस आएगी ना। और कॉस फाई का रिलेशनशिप मुझे पता है क्या होता है, R अपॉन Z। Z। ठीक है, तो ये इट इज इक्वल टू ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z का स्क्वायर इंटू R हो गया। ये क्या हो गया, P1 है ना? पहुंच गए यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. अब मैं क्या करता हूँ, P1 अपॉन P कर देता हूँ। P1 अपॉन P, P1 की वैल्यू कितनी है, ERMS का स्क्वायर, ERMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है, ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R ऊपर चला जाएगा, R स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। ERMS का स्क्वायर ERMS का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू P को इधर ले जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा P इंटू R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, मतलब R अपॉन Z का होल स्क्वायर। सो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं था ये, बस कंफ्यूज हो गए तुम ना। हैं? सर आपने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ जनरली फॉर्मूला लिखा था उसका E स्क्वायर अपॉन R वाला. हाँ, ERMS स्क्वायर अपॉन R। P1 में उसको रिप्लेस कर दिया. हाँ, तो फिर मैंने P1 निकाल लिया जब उसने हाँ, उसको ऐड कर दिया ना। जब ठीक है. उसने डॉक्टर को ऐड कर दिया, फिर मैंने दोनों की रेशियो निकाल ली। पता है क्यों रेशियो निकाली? क्योंकि ऑप्शन में आंसर P दिया हुआ है बीच में, तो मेरे को रेशियो निकाल के P के टर्म्स में आंसर मिल जाना था। Yes, तो क्लियर है यहाँ तक? yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलो करो फिर सॉल्व। सेवन, बहुत ही आसान प्रश्न। Inductor only similar increase in which of the following rotation holds true? C option.
सो ये डीसी वोल्टेज है कि सर्किट ए कंटेन्स कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर. Circuit B contains inductor. Same current I flows in the circuit. If frequency of the applied voltage is increased, frequency को बेटे वो increase कर रहा है, तो DC की बात कहाँ से हुई यहाँ पे? सर सर सी. है ना, AC की बात ही कर रहा है ये. सर आंसर ठीक है मेरा. आंसर क्या बताया था आपने? सी. नहीं. सर हो ही नहीं सकता. ओके. बताओ और कौन सा होगा? फिर एक्सी कुछ जो 1 ओमेगा सी होता है, तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी मतलब इंक्रीज करेंगे तो एक्सी विल डिक्रीज. तो हाँ. करंट इंक्रीज करेगा तो करंट इन सर्किट ए इंक्रीज करेगा. हम्म. तो सी ऑप्शन हो गया ना फिर. अच्छा चलो देखो, कहते हैं सर्किट ए कंटेन्स कंडेंसर, ए में कंडेंसर है और बी में जो इंडक्टर है. सेम करंट आई फ्लोज इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड. अच्छा, जब तुम अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करोगे, आपने बोला अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुआ तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है. यस. तो 1/ओमेगा सी तुमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज. डिक्रीज. तो करंट क्या हो गया? इंक्रीज. इंक्रीज. यानी कि आई ए के क्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज. इंक्रीज. अच्छा अभी एक मिनट, पहले मैं इंडक्टर के क्रॉस भी निकाल लूँ. सर्किट बी कंटेन्स इंडक्टर ओनली. बी में इंडक्टर है तो इंडक्टर का क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल. तो ओमेगा, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी अगर तुम इंक्रीज करते हो तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. यस सर. तो Yes, sir. करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यस सर. तो तो सी. आंसर क्या होना चाहिए? सी. सी ऑप्शन बन रहा है आंसर यहाँ पे. फिर मैं ठीक होती हूँ आप ऐसे. ये बाय चांस हो गया. या एंड सर्किट बी कंटेन्स, अभी भी देख लो इसमें कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम. सेम करंट आई फ्लोज इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट वोल्टेज इंक्रीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू. अच्छा. हम्म, अगर हम करंट की बात करें तो वो होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस एक्सी. और जब तुमने ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करी तो एक्सी कम हो गया. तो एक्सी कम हो गया तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट बढ़ गया. तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट बढ़ गया तो हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. यस. सेवेंथ का. चलो ठीक है. एट्थ. एट्थ बताओ. बहुत सिंपल है ये तो. बेटे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, इतना टाइम क्यों लग गया? सी. एट्थ का. एट्थ का भी. एट्थ का आंसर क्या है? एलसीआर सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट, द एवरेज पावर लॉस इज गिवन बाय. रेजोनेटिंग सर्किट है वो. हम्म. यस सर. तो रेजोनेटिंग सर्किट में क्या होता है? रेजोनेटिंग सर्किट एक्स में इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल होता है. यानी कि जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सिर्फ ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी. ई यस. स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी ना. तो ये ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी तो मतलब ई आर एम एस. ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, वो क्या हो जाएगी? ई नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इंटू बी आई ऑप्शन. नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टू. वो ई नॉट को यहाँ पे वी लिया हुआ, आई नॉट को हमारे पास आई लिया हुआ, तो वी अपॉन टू. बी ऑप्शन नहीं होगी करेक्ट आंसर. ए. बी. यस. है ना. यस सर. का यस. बॉम्बे. सो गलत हो गया ये तुम्हारा. नाइन्थ. बेटे नाइन्थ भी सीधा ही है.
नाइन्थ का आंसर बोलो। सर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो जेड नेट है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो वेरी गुड, नाइन्थ का सी। टेंथ, और सर ये कैसे पता लगा कि सीरीज तक के पैरेलल? सीरीज बेटे, सीरीज एलसीआर में इम्पिडेंस ये होती है, अगर तुम पैरेलल वाला लेते तो ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता पैरेलल का। वो तो ओके, होता, और वो तो ग्राफ होता में से कैसे पता लगा? लाइक ग्राफ से कैसे पता लगा? ग्राफ से, ये इससे, यस सर। ये तो बेटे इससे तो ये नहीं पता लग रहा कि सीरीज पैरेलल, इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि जो वी एल है उसकी वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू वी सी, तभी वी एल माइनस वी सी किया उसने, ओके। है ना। और वी एल माइनस वी सी तो एक्सएल माइनस एक्स सी हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में हमारे पास एक्स आर हो जाएगा, ये सेम है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर टेंथ। सो टेंथ, हाँ क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ग्राफ ऑफ इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, ये इम्पिडेंस और ये फ्रीक्वेंसी। फॉर अ सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बताओ। For series resonating circuit is given below, which of the following option is correct? दिखाऊं ऑप्शंस? यस सर। लो, फॉर रीजन वन एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखो पहले, तो एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, रीजन वन एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू वन अपन ओमेगा ओमेगा। सी। ओमेगा सी. तो तो इसमें अगर तुम increase तो कर अगर रही तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो है, इंक्रीज हो रही है। तो एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, ये जेड नेट। यस सर. यस सर। तो रीजन ये वाली ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक हुई, समझ रहे हो बात, ओ यस सर। है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो एक्ससी कम नहीं होएगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो एक्स सी कम हुआ, ये देखो इम्पिडेंस कम हुई, यस सर। इम्पिडेंस कम की तरफ ही आ रही है यहाँ पे। यस सर। और जो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को तुम एक्स एक्सिस में इंक्रीज कर रहे हो, खत्म काम। यस सर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन में एक्ससी ग्रेटर देन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो ठीक है, मतलब कैपेसिटिव का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर इंडक्टिव का इफेक्ट होता तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती तो जो इम्पिडेंस है वो भी इंक्रीज हो रही होती, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। यस सर। समझ में आया? हेलो, सर नहीं, इसमें हमने जब एक्ससी डिक्रीज हो रही है, देखो 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 मैं इम्पीडेंस बताता डिक्रीज हो रही है, तो फिर हूँ, वो देखो मैं ग्रेटर बताता हूँ, सुनो सुनो। देखो जो रीजन नंबर वन है, रीजन नंबर वन से हमें ये पता लग रहा है कि इम्पिडेंस की वैल्यू कम हो रही है अगर तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक या गलत। यस सर। यस अब सर. इम्पिडेंस की वैल्यू डिक्रीज तब होती है जब तुम्हारे पास कैपेसिटर का सर्किट होता है, ठीक यस। गलत। यस। अब जो सर्किट है वो उसने बोला रेजोनेटिंग सर्किट है, मतलब एलसीआर सर्किट है, यस सर। लेकिन जो रीजन नंबर वन है उसमें इम्पिडेंस की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कैपेसिटर का इफेक्ट ज्यादा होगा इंडक्टर से, यस सर। इसका मतलब एक्स इज वॉट ग्रेटर देन एक्सएल फॉर गॉट रीजन नंबर वन। गॉट और इट। ये वाला जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्ससी। XC, that is why they have written Z equals to R, right? यस। यस सर. So question number 11th now. Question 11th. ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11th का ए ऑप्शन लॉक कर लें, ये ऑप्शन को, सर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन को लॉक कर लूं, ए को करूं या सी को करूं बताओ।
सी को कर लो. सी को, बिल्कुल ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. देखो, अगर तुम्हारे पास क्या बोला है उसने, ईएमएफ की वैल्यू तुमको दी है 75 साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू तुमको दी है 1.5 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4. ये वैल्यू तुमको दी हुई है किसकी? करंट की. अब करंट की वैल्यू में प्लस पाई बाय 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू लीड कर रही है. Yes. Yes, sir. अगर करंट की वैल्यू लीड कर रही है, इसका मतलब इंडक्टर है कि कैपेसिटर है? Capacitor. Capacitor. कैपेसिटर है. तो तुम सी ऑप्शन देखो, कहता है बोथ वन वन एंड थ्री. देयर मस्ट बी ए कैपेसिटर इन दी सर्किट, प्रूव हो गया. और रेजिस्टर भी हो गई ना सर्किट में, क्योंकि आरएलसी सर्किट की बात कर रहा है ना वो. हेलो. Yes, sir. है ना, तो रेजिस्टर भी हो गए तो वन. और वैसे भी मैं तुमको एक बात बताऊं, कोई ऐसा सर्किट ही पॉसिबल नहीं है जिसमें रेजिस्टर ना हो, क्योंकि तुम सर्किट को बनाओगे विद द हेल्प ऑफ द वायर्स, एंड एवरी वायर हैज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजिस्टर इन्वॉल्वड इन इट. इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 12. ये नहीं क्वेश्चन. अच्छा, 12th बताओ. एसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर बाय. हम्म, बोलो. 12. Removing commutator. नहीं, एक्चुअली ना ये कम्यूटेटर इज अ डिवाइस बाय कनेक्टिंग कम्यूटेटर. 12th का. 12th का जो तुम्हारे पास आंसर होगा वो होगा बी. एन एसी जनरेटर कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी जनरेटर बाय कनेक्टिंग कम्यूटेटर. कम्यूटेटर is a device which switches the value of the voltage between the two halves, right? तो क्या करते हो, अगर तुम उसको, कम्यूटेटर ने जैसे पहले तुम्हारे पास अगर वोल्टेज इस तरीके से जनरेट होनी है ना, ये रहा, ये अगर ऐसे जनरेट हो रही है, ठीक है, ये एसी वोल्टेज है. लेकिन अगर तुम इसको डीसी जनरेटर के साथ मतलब बनाना चाहते हो, तो तुम कम्यूटेटर को रिमूव कर दो और तुम्हारे पास, सॉरी, कम्यूटेटर को कनेक्ट कर दो. तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये डीसी बन जाएगा. मतलब एक ही रहेगा, फिर वो शिफ्टिंग नहीं होएगी उसमें. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. 12th का. सो 12th का कौन सा ऑप्शन आंसर आया हमारे पास? बॉम्बे. B. सो क्वेश्चन नंबर 13. In a pure inductive circuit, current decreases when frequency increases. सो बताओ 13th का क्या आंसर होगा? Sir, A option. ये ऑप्शन बिल्कुल, एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्यों? क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट डिक्रीज करता है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, क्योंकि Yes. इम्पीडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो, और करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. सो द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है. 13. 14th का आंसर बताओ. बोलो बेटे. 14th, ABCD. क्या हो गया, इतना टाइम लग गया? Sir, A. ये ऑप्शन इज द करेक्ट A आंसर. तो true है. हाँ, बिल्कुल, और रीजन भी जो है वो Second is करेक्ट. true. बिल्कुल ठीक है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस इन एलसीआर सर्किट, ईएमएफ लीड्स द करंट. ठीक है. उसके बाद रीजन, द फेज एंगल बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ द सर्किट इज पॉजिटिव. हाँ, क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या चीज़ लीड करती है? Current. करंट Current. लीड करता है, मतलब वोल्टेज क्या करती है? Lag. लैग करती है. अब वो कहते हैं व्हेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर, मतलब कैपेसिटर के इफेक्ट को उसने कम कर दिया, तो ऑब्वियसली वोल्टेज लीड ही करेगी ना.
नहीं Yes. सुना? ध्यान से सुनो, देखो कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा है तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी छोटा होगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बड़ा होगा, यानी कि वोल्टेज लीड करेगी इंडक्टर के केस में। और यही होता है, वोल्टेज लीड ही तो इंडक्टर के केस में, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज लीड करती है लेकिन करंट लैग करता है। कि बहुत ध्यान से तुमने देखना है कि किसकी बात कर रहा है वो, करंट की कि वोल्टेज की। तुम सिर्फ लीड और लैग मत याद रखना कि लीड करती है लैग करती है। करंट लैग करता है और जो वोल्टेज है वो लीड करती है। किसके केस में? इंडक्टर के केस में। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 बताओ अब। A option. ट्रांसफार्मर कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट, इज दिस ट्रू? ट्रांसफार्मर की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। So there are always some losses ना, तो इसीलिए हाँ true. बिल्कुल लॉसेज होते हैं, किसी भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। Yes. स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है ना? किसी भी चीज़, भगवान के अलावा किसी भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। नहीं हो नहीं हो सकता. सकती। So there is always some energy loss in the transformer. Then we have flux leakage. Reason is resistance of the windings and eddy currents are very common causes which results in energy losses. बिल्कुल ठीक है 15th का। अच्छा अब देखो, तुमने ये आंसर हम ऊपर एक कर रहे थे ना जिसको हमने करेक्ट किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो? 7th था शायद। 7th था। एक मिनट, 7th का आंसर देख लेते हैं यहाँ पे हम। 7th का आंसर तुमने क्या बताया था? C. 7th का आंसर बी, इन्होंने ए दिया हुआ है तो बी बताया था 7th का। नहीं नहीं, सी C बताया था था। ना, C. सी बताया था ना, इन्होंने ए दिया हुआ है पर नहीं, सी है करेक्ट। सेम करंट आई फ्लोज इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, पता है ना? तो सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। तो Yes. ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा खत्म हो गया। Yes, sir. तो ईएमआई और एसी को हम फाइनल कर लेंगे, आज के दिन का टारगेट बता रहा हूँ मैं तुमको। ईएमआई और एसी को तुम फाइनल कर लो। क्वेश्चंस जितने भी हमने वर्कशीट्स को, क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कशीट के क्वेश्चंस को। वर्कशीट और उसके बाद ये वाली भी हो गई, और फिर हमने और भी जो क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। और क्या बोला मैंने, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म सारा पढ़ लेंगे हम। कल सुबह 9 बजे क्लास रख लें? Yes, sir. तो सेम ही टाइम रख लो, 6 o'clock। Yes sir. Morning में रख लो. नहीं सर 9 बजे ही ठीक है। सर 9 बजे ठीक है। तो मॉर्निंग ठीक है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना पढ़ते सर हैं। 9 बजे ठीक है। चलो कोई बात नहीं सिया, एक बारी बात मान लेते हैं, 9 बजे ठीक है। अच्छे से कर लेना सुबह रिवाइज, ठीक है? Yes. ठीक है, Okay. मैग्नेटिज्म कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो फिर शाबाश, कर लो तैयारी। ऑल द बेस्ट, गुड बाय टू ऑल एंड हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।